हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम इंडियन इकोनॉमी का 5वां लेक्चर कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ से रिलेटेड सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे इस टॉपिक के। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट द रेट 100 रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट को जारी किया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर ने। क्या ऑब्जेक्टिव है कि जब भारत अपनी 100 साल आजादी के पूरे करेगा तब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं इंडिया के लिए। इसे डेवलप किया गया ईएसी पीएम के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस का, माइकल ई पोर्टर का, डॉक्टर क्रिश्चियन केटल्स का, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से हैं। इनका जो मेथडोलॉजी है फॉर्मुलेशन का, उसको इस्तेमाल किया गया है इस पूरे रोड मैप को तैयार करने में। 2047 में हम अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेंगे। उस दौरान हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना है। प्रोडक्टिविटी हमारे देश को आगे ले जाने का एक की फैक्टर होगा, जहां पर फर्म्स की प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे और जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे प्रोडक्टिविटी को और बेहतर करने में पार्टिसिपेट करें। 4S के प्रिंसिपल यहां पे वर्क करेंगे, जो सेक्टर स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, जिनमें पहला S है सोशल प्रोग्रेस, सोसाइटी को प्रोग्रेस करवाया जाए। दूसरा है कि हम शेयर्ड फॉर्मेट में ग्रोथ को इंश्योर करेंगे, जहां पर सभी रीजन्स कवर होंगे। तीसरा है कि हम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मीन्स इस्तेमाल करेंगे, एनवायरमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे। और चौथा कि जो एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं, वॉर या फिर इकोनॉमिक रिसेशन, हम उससे खुद को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे, उस शॉक को सॉलिड मैनर में झेल पाएंगे। ये 4S हैं जो यहां पर एप्लीकेबल होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भांग, गांजा और इनकी क्रिमिनलिटी के बारे में है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बोला कि भांग को किसी भी जगह पे प्रोहिबिटेड ड्रिंक नहीं बताया गया है, और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत जो 1985 में आया था, बैन नहीं है। भांग देखिए, भांग ये एक एडिबल प्रिपरेशन होता है, मतलब कैनबिस का पौधा होता है। कैनबिस के पौधे से ही, जो कैनबिस सटिवा होता है, उसी की एक प्रजाति से गांजा बनाया जाता है, जो कि एनडीपीएस एक्ट में बैन किया गया है। लेकिन उसी की एक प्रजाति से बनता है भांग, वो उसके पत्तों से बनाया जाता है पीस कर, उसे लोग ठंडई या लस्सी में कंज्यूम करते हैं, और इसे एनडीपीएस एक्ट में बैन नहीं किया गया है। भांग को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत समय से, सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन के थ्रू कंज्यूम किया जाता रहा है। वर्तमान में होली और महाशिवरात्रि के फेस्टिवल के दौरान भी लोग इसे लार्जली कंज्यूम करते हैं। एनडीपीएस एक्ट जो 1985 में आया, वो ड्रग्स और उनकी ट्रैफिकिंग को रोकता है। इसमें किसी प्रकार का जो ड्रग जो स्पेसिफाई किया गया है, उसके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, पोजेशन, कंजम्पशन, परचेज और ट्रांसपोर्ट को रोका गया है। बैन ड्रग्स को मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पज से इसमें छूट होती है और कड़े सजा के प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया जो अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है, उसके बारे में है। अभी ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, जहां पे बताया गया कि इंडिया ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है 2021 के जो हमारे लास्ट 3 महीने रहे हैं उसमें, और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा 2019 में भी तो एक बार हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा था। अब ये क्या बार बार हम पीछे छोड़ते रहते हो, पीछे जाता ही नहीं है क्या? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है जो इंग्लैंड का ग्राफ है और ये इंडिया का ग्राफ है। हम लगातार ऊपर जा रहे थे और इंग्लैंड नीचे आ रहा था। यहाँ पे 2019 का वो समय है जहाँ पर एक बार हमने उनको पीछे छोड़ भी दिया था, लेकिन उसी समय कोविड आ गया। कोविड से इंडिया बहुत हिट हुआ और यही कारण है कि एक बार फिर से जो इंग्लैंड है वो आगे निकल गया और हम पीछे चले गए। तो इसलिए उस समय भी आपको सुनने को मिला था कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है। लेटर ऑन इंग्लैंड हमसे आगे निकल गया तो हम पीछे हो गए। एक बार फिर से हमने फाइनली अभी उनको पीछे कर दिया है और उम्मीद नहीं है कि वो क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे सिचुएशन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है नहीं। तो हम 5th बिगेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। 6ठे स्पॉट पर अब यूके पहुंच चुका है और ऐसा दूसरी बार हुआ है। इसके पहले एक बार हमने उनको 2019 में बीट किया था, लेकिन कोविड की वजह से ये मामला बिगड़ गया था। इस लिहाज से अभी हम केवल 4 देशों से पीछे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी। एक दशक पहले इंडिया 11वें नंबर पे था और जो इंग्लैंड है वो 5वें नंबर पे, लेकिन एक बार फिर से अब हम 5वें पे हैं और वो 6ठे पे हैं। यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और खतरा तो ये भी है कि वो रिसेशन में जा सकते हैं, जबकि इंडिया लगातार 7% की ग्रोथ अटेन कर रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब इंडिया आगे जाएगा और जो ब्रिटेन है वो इंडिया को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नैनो यूरिया के बारे में है। यूरिया तो आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का फर्टिलाइजर होता है, साबुदाने जैसा होता है या चीनी के बड़े दानों जैसा कह लीजिए, सफ़ेद रंग का होता है। उसे खेतों में बिखेरा जाता है पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन यूरिया के साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और इसे सस्ता बनाने के लिए सरकार को इस पर सब्सिडी देनी पड़ती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आप इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते।
क्योंकि इसमें केकिंग हो जाती है, वो जम जाता है, जम गया तो बेकार हो गया, आप उसे खेतों में बिखेर नहीं पाएंगे। तीसरी बात कि जो इसकी इफिशियंसी होती है ये भी कम होती है। 25% जो यूरिया आप बिखेरते हैं वही केवल इस्तेमाल हो पाता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है, तो इसकी इफिशियंसी भी कम होती है। इसी रेफरेंस में एक नया इनोवेशन आ रहा है, दैट इज ऑफ नैनो यूरिया। बन तो ये बहुत पहले गया था, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मैंने इसको डिस्कस किया था, और यहां पर अभी सरकार ने इसको इसके कमर्शियल यूज के लिए अप्रूव कर दिया है। इससे सरकार का इंपोर्ट बिल घटेगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी इफिकेसी को लेकर। यूरिया एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में यहाँ पे इसको तैयार किया गया है ताकि फर्टिलाइजर के तौर पे हम इसे यूज कर सकें। केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, ये सफेद रंग का होता है। आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है ये पौधों को, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। पर्पज ये होगा कि इससे यूरिया की सब्सिडी कम होगी। जो इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल किया जाता है कन्वेंशनल यूरिया का, जो दानों के रूप में आता है, हम उसे रोक पाएंगे। क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सॉइल का जो एक वेस्टेज होता है, वाटर और एयर पोल्यूशन फैलता है, उसको भी हम रोक पाएंगे। किसने इसको बनाया? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कलोल में है उसके साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। एडवांटेजेस क्या हैं? जो कन्वेंशनल यूरिया है, अगर आप उसे 100 यूनिट बिखेरते हैं खेतों में तो केवल 25 यूनिट ही उसका इस्तेमाल होता है, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। जबकि जो लिक्विड नैनो यूरिया है ये सीधा पत्तों पे गिरता है और पौधे उसको सीधा सोख लेते हैं, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो 85 to 90% है। ये डायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कन्वेंशनल यूरिया पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो सही तरीके से पौधों तक पहुंचता नहीं है, वेपराइज हो जाएगा, गैस के फॉर्म में उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया सीधा पत्तों पे जाएगा और पौधे उसे सीधा इस्तेमाल कर लेंगे। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, 1 साल तक आप इसको स्टोर करके रख लो। ये केकिंग वाली प्रॉब्लम जो होती है कन्वेंशनल यूरिया में, वो इसमें नहीं है। सब्सिडी का बर्डन नहीं आएगा। हाफ लीटर बॉटल की जो कीमत है वो 240 रुपीज़ है और ये बिना सब्सिडी के है। यहाँ पर देखिए 50 kg बैग जो आता है यूरिया का वो 300 रुपए का आता है, जबकि ये सब्सिडी देने के बाद का प्राइस है। और ये जो हाफ लीटर बॉटल है ना, इसकी इफिशियंसी लगभग उतनी ही होगी जितनी कि एक बॉटल, ये जो नैनो यूरिया है इसकी इफिशियंसी एक पैकेट ऑफ 50 kg बैग की होगी। थोड़ी सी कम होगी बट लगभग वैसी इफिशियंसी है। तो कैन अंडरस्टैंड कि इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुर्की के बारे में है। एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई कुछ समय पहले। एक फार्मर थे जिन्होंने मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और वो उसे चुका नहीं पाए, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने केस फाइल किया जो मनी लेंडर थे, और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि जो उनकी लैंड है उसकी कुर्की कर दी जाए, मतलब उसे नीलाम कर दिया जाए, या जो व्यक्ति है जिसको डेट पे रीपे किया जाना है उसे ही वो ज़मीन दे दी जाए, क्योंकि अपना लोन पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। उन्होंने इसके लिए धरना शुरू किया, उनकी बात सुनी नहीं गई और फाइनली उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसी रेफरेंस में ये वर्ड आया कुर्की। कुर्की फार्मर की लैंड का अटैचमेंट होता है जो उसने प्लेज किया होता है कि अगर वो पैसा नहीं चुका पाया तो वो ज़मीन उसको दे देगा। अगर वो लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो जिसने भी लोन दिया होता है वो उस लैंड की कुर्की करवाता है। बैंक, प्राइवेट मनी लेंडर्स या कमीशन एजेंट्स कई बार ऐसी डिक्री कोर्ट से ले लेते हैं, उनके पास इसके रेफरेंस में लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं कि हाँ इसी के एवज में उन्होंने जो डेट है वो दिया था। जो कुर्की का एग्जीक्यूशन है इसे सेक्शन 60 जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है उसी के रेफरेंस में किया जाता है। इसमें फार्मर ने अगर प्लेज किया है कि अगर वो अपना पैसा नहीं चुका पाए तो वो ज़मीन उनके नाम कर देंगे, उसी के बेसिस पे कुर्की का जो ऑर्डर है वो ले लिया जाता है। कई बार लैंड को सीधे वो एंटिटी ले लेती है जिसने डेट दिया हो, कई बार उस ज़मीन को या उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाता है, उससे जो पैसे मिलते हैं उसे जो क्रेडिटर होता है उससे अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई कर लेता है। तो कुर्की कुल मिला के अटैचमेंट है, इसमें ज़मीन और उनका ट्रैक्टर भी सेक्शन 60 के तहत अटैच किया जा सकता है। कुर्की को बैन करने को लेकर 2017 में पंजाब में एक कानून आया था, उसके तहत उन्होंने सेक्शन 67A को अबॉलिश कर दिया था। तो जो सेक्शन 67A अबॉलिश हुआ था वो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के रेफरेंस में अबॉलिश हुआ था। मतलब जो पंजाब की कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इस तरीके की कुर्की के आदेश नहीं ले सकते, लेकिन अभी भी जो बाकी के एजेंट्स हैं, बैंक्स वगैरह हैं, वो लोग या मनी लेंडर्स हैं, वो कुर्की के आदेश ले सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 30, 63B, 63C इन सबको अभी ड्रॉप नहीं किया गया है। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि बाकी लोग तो कुर्की का आदेश अभी भी ले सकते हैं। लगातार डिमांड चल रही है कि कुर्की को बैन किया जाए, बिकॉज इसको लेकर कई सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं और कई बार सुसाइड के केसेस भी आते रहते हैं। रियलिटी ये है कि कई बार जो फार्मर्स होते हैं उनसे पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं। उन्होंने लोन लिया है, बोला कि 1 साल में चुका देंगे तो 1 साल का आप हमको चेक दे दो, उन्होंने नहीं दी, चुका पाए वो, तो फिर उनके खिलाफ अरेस्ट ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं चेक बाउंस के मामले में। मनी लेंडर्स कई बार प्रोमिसरी नोट्स, प्रो नोट्स भी ले लेते हैं उनसे कि अगर आपने अपना डेट नहीं चुकाया तो फिर आप मेरे को ये ज़मीन, ये लैंड आप दे दोगे, और उसी प्रो नोट का इस्तेमाल किया जाता है कुर्की के ऑर्डर्स कोर्ट से लेने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल किरित पारिख कमेटी के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने अभी हाल ही में इस कमेटी को स्टैब्लिश किया है और
इसमें बहुत ही बढ़िया एक्सपर्ट है एनर्जी के किरित पारिक जी, वो रिव्यू करेंगे कि जो करंट गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है वो अच्छा है कि नहीं है। कमेटी को काम फंडामेंटली यही दिया गया है। इसमें कुछ मेंबर्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से भी हैं, गैस प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स जो कम्युनिटी है उससे भी हैं। ऑब्जेक्टिव इसका फंडामेंटली यही है कि कमेटी ये रिकमेंड करे कि कैसे हम बढ़िया तरीके से प्राइस डिसाइड कर सकते हैं जो गैस है उसका। ये जो प्राइसिंग हो वो मार्केट ओरिएंटेड हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिलायबल हो। आने वाले समय में जो गैस बेस्ड हमारी इकोनॉमी है उसमें प्राइसिंग का एक की रोल होगा, तो वो कैसे बढ़िया हो सकता है, ये जिम्मेदारी किरित पारिक कमेटी को अभी हाल फिलहाल में सौंपी गई है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएस स्टार्टअप सेतु के बारे में है। यूएस स्टार्टअप सेतु नाम से समझ में आ रहा है यूएसए का कुछ तो लेना देना होगा इसमें। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में यूएस स्टार्टअप सेतु को स्टैब्लिश किया। अब सेतु का क्या मतलब होता है? सेतु जो होता है वो दो किनारों को लिंक करता है, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, और दूसरा एक जो लिंकेज होगा वो यूएसए में होगा। नाम से इतना तो क्लियर हो गया। इसके माध्यम से फंडामेंटली जो इंडिया में स्टार्टअप्स हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा। जो बे एरिया है सैन फ्रांसिस्को का यूएस का, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है कनेक्शन का? यहां पर जो इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वॉल्व लोग हैं उनको अपस्किल किया जाए, और जो यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लीडर्स हैं, वो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर करके मेंटरशिप दे सकें, इन्वेस्टमेंट दे सकें, मार्केट एक्सेस और कमर्शियलाइजेशन में हेल्प कर सकें। तो कुल मिला के यूएसए को इंडिया के स्टार्टअप में लिंक करने का ये एक प्रयास है। इससे ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म होंगे और यूएसए के मेंटर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करने को विलिंग हैं उन्हें एक एवेन्यू मिलेगा। इसका फायदा उठाने के लिए एक मेंटरशिप पोर्टल भी तैयार किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 के बारे में है। हाल ही में इसको रिलीज किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। तो सबसे जरूरी जानकारी कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे 1990 में लॉन्च किया गया दो लोगों के द्वारा। एक थे पाकिस्तान के महबूब उल हक और एक थे इंडिया के अमर्त्य सेन जी, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। तो दो लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, महबूब उल हक और नोबेल ल्यूरेट अमर्त्य सेन जी। इसे रिलीज किया जाता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। जब इवैल्यूएशन किया जाता है तो ये इवैल्यूएशन 3 बेसिक डायमेंशंस में होता है, जिनमें पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है एक्सेस टू एजुकेशन और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आपको इसको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज हेल्थ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इवैल्यूएट करता है कि कहीं आपकी जिंदगी हेल्थ तो नहीं बन गई है, यानी कि नरक तो नहीं बन गई है। सो 3 वर्ड्स आर देयर, HEL, H फॉर हेल्दी लाइफ, E फॉर एजुकेशन एंड L फॉर लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे आपको याद रह जाएगा। और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग और पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन, एक तो साधारण क्वेश्चन आता है रिपोर्ट्स वगैरह पे कि कौन रिलीज करता है, दूसरा वो कई बार उसके डायमेंशंस और इंडिकेटर्स भी पूछते हैं। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। क्या निकल के आया? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जो है ये HDI में टॉप पर रहे। इंडिया की जो रैंक है दैट इज 132। 191 देशों में इंडिया को ये रैंक दी गई है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम हमारी जो रैंक थी वो 131 थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2012 में, और ये क्वेश्चन था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको डेवलप किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूएनडीपी के द्वारा मिलकर। इसमें उन्होंने पूछा था कि ये क्या कवर करता है। एक स्टूडेंट ने बड़ी मजेदार बात मुझसे कही। उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन जो 2012 का मैंने देखा, इसमें जितना मुझे आता था वो तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया था। एग्जैक्टली अगर आप ये पढ़ के गए हैं कि कौन डेवलप करता है तो वो उन्होंने यहीं पे बता दिया है। अब आपसे पूछा ये गया था कि इसमें कवर क्या होता है, तो इसका सही जवाब ए है, डिप्राइवेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड लेवल पे। ये मानते हैं कि जो पॉवर्टी होती है वो सभी डायमेंशंस में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब कुल मिला के इस प्रकार के क्वेश्चन इंडेक्स वगैरह पे आते हैं, आप जानते रहो। नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में है। आप लोग मनरेगा के बारे में जानते हैं, लेकिन मनरेगा के बारे में एक बेसिक बात यह है कि वो रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। मतलब गांवों में जो लोग डिमांड कर रहे हैं काम की, उन्हें वहां पे काम दिया जाता है। लेकिन ये जो राजस्थान सरकार का इनिशिएटिव है ये अर्बन एरियाज के लिए है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट की डिमांड कर रहा है तो उसे इस स्कीम के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाए उन पुअर और नीडी फैमिलीज को जो शहरों में रहते हैं। उन्हें 100 दिनों का काम दिया जाएगा ऑन डिमांड, जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है। देखिए कोई लिमिट नहीं लगाई गई है कि उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फॉर द नो इनकम लिमिट जो कि मैंने आपको बताया, तो जो भी गरीब लोग हैं, जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, वो आसानी से वर्क डिमांड कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोकस उन लोगों के ऊपर किया जाएगा जिन्होंने पैंडेमिक में अपनी जॉब या अपना काम खो दिया है। कई सारे काम हैं इस स्कीम के भीतर,
उन्हें 8 हेड्स में क्लब किया गया है जो काम उन्हें दिए जाएंगे। जैसे गांवों में आपने देखा होगा मनरेगा में वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, कनाल्स बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं या मेड़बंदी की जाती है, उसके लिए काम दिया जाता है जो मनरेगा के लोग होते हैं, जो उसमें काम करने के इच्छुक हैं उन्हें। तो शहरों में आखिर उन्हें क्या काम देंगे अगर वो वर्क की डिमांड करते हैं तो 8 हेड्स में यहाँ पे काम डिवाइड किए गए हैं। दोज आर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वाटर कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट और इलीगल बोर्ड्स, होर्डिंग एंड बैनर्स, जो डिफेसमेंट है प्रॉपर्टी का उसको रोकना, और सर्विस रिलेटेड वर्क भी दिए जाएंगे। तो मतलब ये सारे काम हैं जो शहरों में उन्हें दिए जाएंगे करने के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जन आधार कार्ड या उसके रजिस्ट्रेशन स्लिप रिक्वायर्ड होगी, और रजिस्ट्रेशन जो है वो ई मित्र सेंटर्स के द्वारा किया जा सकेगा। तो एक बढ़िया सा इनिशिएटिव है अर्बन एरियाज के लिए। अगर ये राजस्थान में अच्छा काम करता है तो इसे अन्य राज्यों के द्वारा ऑप्ट किया जा सकता है अर्बन एरियाज में, और हो सकता है कि इसे नेशनल लेवल पे भी इंप्लीमेंट कर दिया जाए अगर ये राजस्थान में वहाँ का जो अर्बन एरिया है वहाँ पर बढ़िया तरीके से काम कर जाए। तो जो भी म्यूनिसिपैलिटी का पूरा एरिया है उस एरिया में कोई भी जो वर्क है उसकी डिमांड कर सकता है, अर्बन एरिया बेसिकली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल शेल कंपनी के बारे में है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि SFIO ने अभी एक आदमी को अरेस्ट किया जो मास्टरमाइंड था और उसने कई सारी शेल कंपनीज को बना के रखा हुआ था जिनका लिंक चाइना से भी था। अब शेल कंपनी क्या है? देखिए, आपने शेल देखा होगा जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में घोंघा भी कहते होंगे। इसमें एक जीव रहता है। कई बार जब ये जीव मर जाता है, निकल जाता है, तो इसकी जो शेल है ये खाली हो जाती है, बिल्कुल खोखली रहती है। हो सकता है बचपन में आपने इसके जरिए सीटी बजाने का प्रयास भी किया हो। आप इसमें फूंक मारें तो कई बार इसमें से आवाज निकलती है, तो बच्चे कई बार इसको लेकर खेलते भी हैं। लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल बात ये है कि जो शेल है, ये जो इस जीव का एक कवर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये खाली होता है, खोखला होता है। एक बार ये जीव इसमें से निकल जाए उसके बाद। तो शेल कंपनी बिल्कुल ऐसी ही कंपनी होती है जो खोखली होती है, खाली होती है। मतलब ये ऑन पेपर तो होते हैं बट इनका कोई एक्टिव बिजनेस नहीं होता, कोई एक्टिव ऑपरेशन नहीं होता, इनके पास कोई सिग्निफिकेंट एसेट नहीं होता। हाँ, ये इलीगल नहीं होते, दे आर नॉट इलीगल। आप कंपनी बना सकते हो ना, कंपनी बनाने का राइट तो सबके पास है। आपने एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा, ये बताया कि हाँ मैं यहाँ पे जो बुक्स हैं उनको प्रिंट करूंगा, और आपने उसको कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर भी कर दिया। लेकिन ना तो आपके पास एम्प्लॉई है, ना ऑफिस है, ना ही बुक्स आपके द्वारा प्रिंट की जाती हैं, लेकिन आप ये दिखाते हैं हर साल कि हाँ मैंने 1 लाख बुक्स को प्रिंट किया, उसमें इतना खर्चा आया, इतना प्रॉफिट हुआ। और ऐसी शेल कंपनीज में आप करते क्या हो ना कि जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उनमें आप लॉस दिखाते हो कि मेरा इसमें खूब सारा पैसा खर्च हो गया, और ऐसा करके आप अपना टैक्स बचाते हैं। कई बार तो शेल कंपनीज को ऐसी जुरिस्डिक्शंस में बना दिया जाता है जहां टैक्स लगता ही ना हो, और आप ये दिखाते हैं कि आपकी जो इनकम हो रही है वो एक्चुअली में इस लोकेशन से हो रही है, ना कि वहां से जहां पर आपको टैक्स देना है। कुल मिला के ये एक अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको जानबूझ के तैयार किया जाता है ताकि टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके। जनरली जो शेल कंपनीज होती हैं उन्हें टैक्स हेवंस में रजिस्टर कर दिया जाता है, जहां पर या तो टैक्स न के बराबर लगता हो, या बहुत कम लगता हो, या लगता ही ना हो। और आप अपने ऑपरेशंस या अपना जो भी कामकाज है उसको उन शेल कंपनीज में दिखाते हैं जो दूसरी जगहों पर हैं, ताकि आप अपना टैक्स यहां पे बचा सकें। तो शेल कंपनी का मतलब आपने समझ लिया। कंपनीज एक्ट 2013 में वैसे शेल कंपनी को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट यानी कि OECD शेल कंपनी को डिफाइन करता है, जिसे फॉर्मली रजिस्टर किया गया हो या लीगली ऑर्गेनाइज किया गया हो इकोनॉमी में, लेकिन वो कोई ऑपरेशन कंडक्ट ना करते हो। इसी फॉर्म में इसे हम डिफाइन करते हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO के बारे में बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो SFIO है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया। इनके पास अधिकार होता है कि अगर किसी ने कंपनी लॉ को वायलेट किया है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें अलग अलग फील्ड से लोग शामिल होते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स आपको अकाउंटेंसी के मिलेंगे, फॉरेंसिक ऑडिटिंग के मिलेंगे, बैंकिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, टैक्सेशन, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो सभी की जरूरत पड़ेगी, तो सभी लोग इसमें होते हैं। जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना पैसा छुपाते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, उनको इसमें कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। SFIO को हेड किया जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी रैंक कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी की होनी चाहिए। सेक्शन 211 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस भी देता है, मतलब ये एक स्टैच्यूटरी स्टेटस है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के एम्बिट में आ जाता है। आर्टिकल 81 बॉन्ड्स के बारे में है। 2 साल बीत चुके हैं जब यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स में लिए गए पैसों को देने से मना किया। जब यस बैंक क्राइसिस में था उस समय 81 बॉन्ड्स बहुत ज्यादा न्यूज में आए थे। एक बार फिर से ये न्यूज में है। क्या होते हैं 81 बॉन्ड्स, समझिए। इनका फुल फॉर्म है एडिशनल टियर 1 बॉन्ड। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर 3 कीवर्ड हैं, अनसिक्योर्ड, परपेचुअल एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे तो 81 बॉन्ड का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट होने का मतलब ये है कि इसका सहारा लेकर कोई भी एंटिटी
स्पेसिफिकली बैंक आपसे डेट ले सकता है, उधार ले सकता है। सपोज करिए कि ये एक बैंक है ए, इसे पैसों की जरूरत है, तो पैसे लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ये अपने शेयर्स मार्केट में उतार दें, लेकिन जब अपने शेयर्स आप बेचते हो तो इससे आपकी जो ओनरशिप है ये डाइल्यूट होती है। इससे बचने का तरीका ये है, क्योंकि जितना आपने शेयर मार्केट में उतारा उतने अपने आपने ओनरशिप दे दी। दूसरा तरीका ये है कि आप जारी कर दीजिए बॉन्ड्स, आपने बॉन्ड्स जारी कर दीजिए। बॉन्ड जो है वो एक कॉमन मैन या कोई भी एंटिटी खरीद सकती है। उसने आपके बॉन्ड ले लिए और उस बॉन्ड के बदले में आपको दे दिए पैसे। बैंक के पास पैसे आ गए और जिसने भी बॉन्ड खरीदा है उसको इस बॉन्ड में दिए गए पैसे के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज। अब आप ये ब्याज जो है वो लेते रहिए। बॉन्ड्स के साथ एक अच्छी बात ये होती है कि बॉन्ड्स का अपना एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब कि जो बॉन्ड है वो 5 साल बाद या 10 साल बाद मैच्योर हो जाएगा। तो 5 साल या 10 साल तक जब तक उसका मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया है आप ब्याज लीजिए और उसके बाद आप उस बॉन्ड को रिटर्न करिए और अपने जो पैसे हैं उसको वापस ले लीजिए। तो इस तरीके से बॉन्ड वर्क करता है। और यहीं पर ट्विस्ट है जब हम बात करते हैं 81 बॉन्ड्स की। 81 बॉन्ड्स का कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये परपेचुअल है। परपेचुअल है, इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आपने 81 बॉन्ड खरीदा हुआ है, आपने पैसे बैंक को दिए हुए, आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन आपका बॉन्ड कभी मैच्योर नहीं होगा। अब अगर ये परपेचुअल है तो फिर आपको आपका पैसा मिलेगा कब और कैसे? तो देखिए, इसमें कॉल का ऑप्शन होता है। कॉल का ऑप्शन होने का मतलब यह है कि बैंक टाइम टाइम पर 81 बॉन्ड्स को कॉल करने के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमने जिसको भी 81 बॉन्ड्स बेचे हुए हैं, आओ अपना बॉन्ड वापस करो और पैसे लेकर जाओ। तो कोई मैच्योरिटी पीरियड तो नहीं है, बट एक सर्टेन टाइम फ्रेम पर कॉल ऑप्शंस आते रहते हैं, उसी ड्यूरेशन में आप अपना बॉन्ड वापस करके पैसे उठा लीजिए। तो ये तो मतलब हो गया परपेचुअल का, कि इसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, बल्कि जब कॉल ऑप्शन आएगा तभी आप अपना बॉन्ड रिटर्न करके अपने पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, ये अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड कैसे है? अनसिक्योर्ड इस लिहाज से है क्योंकि अगर बैंक क्राइसिस में है, खतरे में है, तो जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं वो बैंक को अलाउ करती हैं कि आप 81 बॉन्ड्स में लिए गए पैसे को देने से मना कर दीजिए कि हम खतरे में हैं। इसीलिए इसे अनसिक्योर्ड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट कहा गया। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आपको 81 बॉन्ड समझ में आ गया। लेकिन आपको एक बात और समझना चाहिए कि अगर ये इतना ही खतरनाक बॉन्ड है, लाइक ये अनसिक्योर्ड भी है, परपेचुअल भी है, तो लोग इसे लेते क्यों हैं? क्या आनंद आता है लोगों को ये लेके? आनंद ये आता है कि अगर कोई भी बॉन्ड रिस्की है, उसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस पर रिटर्न ज्यादा मिलता है। इसमें जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है, एंड दैट इज द रीजन कि लोग 81 बॉन्ड्स में अपने पैसे डालते हैं। इनका इस्तेमाल जो बैंक्स हैं वो अपनी कोर इक्विटी बेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, ताकि वो बेसल 3 नॉर्म से कंप्लाई कर सकें। देखिए, मामला ये है कि अगर किसी बैंक ने लोन दे रखा है तो कुछ लोन होता है खतरे में। सपोज करिए कि किसी बैंक ने 300 करोड़ रुपए लोन में उठाए हुए हैं और उसका जो 100 करोड़ रुपए है वो खतरे में है, मतलब कि उसके आने की संभावना कम है, तो उसे कहा जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। एसेट वही होता है ना बैंक का जो उसने लोन दिया है, तो अब वो रिस्की एसेट है। तो रिस्क वाला जो आपका एसेट है उसका आपको एक सर्टेन परसेंटेज निकाल के रखना होगा, ताकि बैंक में लिक्विडिटी बनी रहे और बैंक खतरे में ना पड़े। तो मान लीजिए कि 8% जो भी टोटल कैपिटल आपका रिस्क में है उसका आपको रखना पड़ेगा। तो 100 करोड़ अगर आपका रिस्क में है तो आपको मान लीजिए 8 करोड़ रुपए साइड करने पड़ेंगे फॉर एग्जांपल। अब जो आप पैसा ये किनारे रखोगे ताकि बैंक रिस्क में ना जाए बेसल 3 नॉर्म्स के तहत, वो पैसा आपका 2 हेड्स में होता है। एक होता है टीयर 1 में और दूसरा होता है टीयर 2 में। बहुत अगर कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाए तो आप इतना समझिए कि टीयर 1 में जो पैसा आपने रखा हुआ है वो आपका फंडामेंटल कैपिटल होना चाहिए, ओरिजिनल कैपिटल होना चाहिए, जो इन जनरल आपने अपने शेयर्स बेचकर इकट्ठा किए हों। मैंने आपसे कहा कि शेयर्स बैंक्स नहीं बेचना चाहते क्योंकि ओनरशिप डाइल्यूट होती है। तो यहां पर यह अलाउ किया गया है कि आप चाहो तो शेयर्स के बजाय जो यहां पर बॉन्ड्स हैं 2081 बॉन्ड्स, आप 81 बॉन्ड से भी पैसे निकाल के या इकट्ठा करके इसमें डाल सकते हो और हम उसे टीयर 1 कैपिटल मान लेंगे। तो बेसल 3 नॉर्म्स में जो टीयर 1 कैपिटल है उसमें शेयर्स से जो पैसे आते हैं वो तो आप रख ही सकते हो, फर्दर 81 बॉन्ड्स के पैसे भी आप इसमें रख सकते हो। तो टीयर 1 कैपिटल को मेंटेन करने के लिए बैंक्स अक्सर 81 बॉन्ड जारी करके पैसे निकालते हैं और यहां डाल देते हैं ताकि वो अपना रिस्क वेटेड एसेट मेंटेन कर सकें, क्योंकि यहां शेयर्स बेचना ही दूसरा ऑप्शन रहेगा जो वो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो आपने समझ लिया कि बैंक 81 बॉन्ड्स जारी क्यों करते हैं। तो वही बातें जो मैंने अभी तक आपको बताई वो यहां पे हैं, मतलब कि इनका कोई मैच्योरिटी रेट नहीं होता, हायर रिटर्न मिलता है, ये हायर रिस्क भी अपने साथ कैरी करते हैं। अगर एक सर्टेन परसेंटेज के बिलो जो ईश्वर है जैसे कि बैंक, वो चला जाता है उसका प्रॉफिट या इंस्टीट्यूशनल फेल्योर हो जाता है, तो आरबीआई अलाउ कर देता है कि आप 81 के पैसे देने से मना कर दो। और ये सभी जो डेट है उनका सबऑर्डिनेट होता है, मतलब अगर बैंक लॉस में गया तो सबके पैसे मिल जाएंगे, लास्ट में मिलेगा 81 बॉन्ड का पैसा, शेयर वालों को सबसे लास्ट में मिलता है, उसके जस्ट ऊपर 81 बॉन्ड आता है। क्वासी इक्विटी फीचर इसका है,
क्योंकि इसका इस्तेमाल आप इक्विटी कैपिटल को शोर अप करने के लिए कर सकते हैं, एडिशनल इक्विटी के तौर पे। वही बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप इक्विटी बेचोगे, शेयर बेचोगे तो डाइल्यूट होगा, आपका जो ओनरशिप है उससे बचने के लिए आप 81 बॉन्ड जारी कर सकते हो। तो 81 बॉन्ड जो हैं वो इक्विटी की तरह ट्रीट किए जाते हैं, इक्विटी से थोड़ा सा सब ऑर्डिनेट कंडीशन में ये होते हैं, बट इनका इस्तेमाल टियर 1 कैपिटल में किया जाता है और इसीलिए इसको बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। अब रिस्क की बात करें तो देखिए, यहां पर जब भी मान लीजिए कोई बैंक लॉस में चला गया, एग्जांपल के तौर पे अगर हम कह रहे हैं, तो सबसे पहले उसका पैसा मिलेगा जिसने एफडी में जमा किया हुआ है, फिर सिक्योर्ड डेट का पैसा दिया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड या सबऑर्डिनेट डेट का पैसा दिया जाएगा, फिर नंबर आएगा 81 बॉन्ड्स का। सबसे लास्ट में तो देखिए शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है, लेकिन उसके पहले 81 बॉन्ड्स वालों को पैसा मिलता है, मतलब बहुत लास्ट में मिलता है 81 बॉन्ड का पैसा, तो ये नुकसान है। दूसरा कि देखिए 81 बॉन्ड्स बिल्कुल शेयर्स के पहले ही आता है, बहुत लास्ट में पैसा मिलता है, तो ये इसका एक नुकसान हो जाता है। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कोई बैंक ऐसा है जिसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, आप एसबीआई में अपना पैसा डाल रहे हो 81 बॉन्ड में, तो वो सिक्योर्ड है, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और नुकसान की संभावना भी नहीं रहेगी। कॉम्प्लेक्स टॉपिक था थोड़ा, बट मैंने आसान बनाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी गए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड के बारे में है। जब भी हमारे सामने कोई खतरा आता है और खतरा टल जाए या कम से कम हो जाए, तो हम ऐसे खतरों के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल वही हमने देखा कोविड-19 जब आया तो पूरी दुनिया लगभग एक प्रकार से क्राइसिस में चली गई, कियोस में चली गई। अगर भविष्य में फिर से ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें तैयारियां करनी होंगी। और उसी तैयारी के तौर पे हाल फिलहाल में बनाया गया एक फंड ग्लोबल लेवल पे, नाम दिया गया फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड। इसे स्टैब्लिश किया गया है ताकि आने वाले समय में अगर कोई पेंडेमिक आने की संभावना है तो हम उसे रोक पाएं, उसके लिए खुद को तैयार कर सकें और उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। इसीलिए इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज पीपीआर, पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। ये एडिशनल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है पीपीआर, जिसमें हम मदद करेंगे मिडिल इनकम कंट्रीज को, ताकि या लो इनकम कंट्रीज को गैप्स फिल करेंगे ताकि हम ऐसे पेंडेमिक्स के लिए आगे खुद को तैयार कर सकें। तो कौन है ट्रस्टी, ये पैसा कौन रखेगा अपने पास? ये ट्रस्टी यहां पर वर्ल्ड बैंक है इसका, और जो सेक्रेटेरिएट है वो वर्ल्ड बैंक का होगा। टेक्निकल सपोर्ट इसे डब्ल्यूएचओ से मिलेगा, चूंकि हेल्थ वाला मामला है। पैसा देगा कौन? चलो रखेगा वर्ल्ड बैंक, मदद करेगा डब्ल्यूएचओ, देगा कौन पैसा? पैसा देने वाले होंगे G20 कंट्रीज और भी कई सारे लोग। यहां पर देखिए 1.4 बिलियन की कमिटमेंट तो आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, यूरोपियन कमीशन, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के द्वारा कि हम पैसा देंगे, आप ये फंड बनाओ, जरूरी है। ठीक है, जो फाइनेंसेस हैं उसका इस्तेमाल हम पीपीआर कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो जेनेटिक डिसीज है जो जानवरों से इंसानों में आ जाती है, हम उसको सर्विलांस कर सकें, लेबोरेटरीज को डेवलप कर सकें, इमरजेंसी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकें, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट हो, क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स हम तैयार कर सकें ताकि ऐसे खतरों से बचा जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुनिया के पहली फ्लीट के बारे में है, फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स के लिए। जर्मनी ने भी हाल ही में दुनिया का पहला फ्लीट तैयार कर लिया है फुली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स के बारे में। अब देखिए जर्मनी ने किया है तो हमारे किस काम का है? हमारे काम का ये जर्मनी का ट्रेन नहीं है, हमारे काम का ये जो हाइड्रोजन एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है, हाइड्रोजन पावर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये है कि मतलब इससे ट्रेन चलाई जा सकती है और ये क्लीन फ्यूल है। जर्मनी ने इसे लॉन्च किया, वहां की एक कंपनी है एल्स्टॉम, फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कंपनी जिसने वहां जर्मनी में ये ट्रेन बनाई है वो इंडिया में भी अपने ऑपरेशंस रन करती है। दिल्ली मेट्रो के लिए कोचेस इन्होंने ही सप्लाई किए थे, तो इसलिए भी आप जानते रहो। जो ट्रेन है इसको चलाया जाएगा एक फ्यूल सेल से। फ्यूल सेल एक प्रकार की स्पेशल तरीके की बैटरी होती है। ये एक ऐसी बैटरी होती है जिसके पास कैपेसिटी होती है कि ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। अब ये एक बैटरी है जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल कहा जाता है। ये हाइड्रोजन को H2 का इस्तेमाल करती है और उसे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिसिटी में, और इसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अब एक प्रकार से सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे किया जा रहा है। इसमें ये हाइड्रोजन, जो ये मान लीजिए कोच है, तो कोच के ऊपर टैंक्स में हाइड्रोजन होगा, H2 होगा, और एटमॉस्फेयर से ये ले लेंगे ऑक्सीजन। इसका इस्तेमाल करके ये जो फ्यूल सेल है ये बनाएगी इलेक्ट्रिसिटी और इससे ही मोटर को पावर करके ये ट्रेन चलाई जाएगी। सिग्निफिकेंस ये है कि ये एमिशन फ्री ट्रेन होंगी, कोई एमिशन नहीं होगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, जो भी इनके पास हाइड्रोजन स्टोर होगा उसकी मदद से। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है? हाइड्रोजन के बारे में आपको एक बात बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे पहले मिलता है, ये सबसे हल्का एलिमेंट है। इन दैट फॉर्म ये एटमॉस्फेयर में होता है ऊपर। देखिए हाइड्रोजन एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन दुविधा यह है कि अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिल नहीं पाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर होता है, इसीलिए इसे पाना मुश्किल है। इसे पा जाए हम H2 को, तो हम उसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं। अब उसे पाने के लिए आपको या तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करो
या फिर आप कोई और टेक्निक का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन निकालो। एक बार आपको हाइड्रोजन मिल गया तो आप उसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पे कर सकते हो, लेकिन उसे निकालने की जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, आप उसको हाइड्रोजन दे दो, वो बिजली बना लेगा। अब उसने बिजली बना ली तो आप उसका इस्तेमाल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर करो। ये एनर्जी जो होगी वो होगी क्लीन, रिलायबल, बिल्कुल शांत होगी, शोर नहीं करती और इफिशियंट सोर्स है हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर का। तो देखिए, जो हाइड्रोजन होता है इसको पाने के लिए एक्चुअली में जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होती हैं, ये हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से वो उससे बनाते हैं बिजली, और उसी बिजली का इस्तेमाल हम करते हैं एनर्जी के तौर पे, और जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो होता है केवल हीट और पानी और कुछ भी नहीं। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वो वैसे तो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है अर्थ पे और बहुत ही क्लीनर फ्यूल भी है, लेकिन दुविधा यही है कि क्लीन फॉर्म में मिलता नहीं है हमको। एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में नीचे है, जो एक्सेसिबल है, उससे हाइड्रोजन को निकालना एक मुश्किल प्रक्रिया है। अब देखिए, हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल है कि नहीं है, वो तो इस बात पर निर्भर करता है ना कि हाइड्रोजन को बनाते वक्त आपने कितना पोल्यूशन किया। अब आप हाइड्रोजन को पानी में से निकालने के लिए कोल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपने हाइड्रोजन तो क्लीन फ्यूल निकाल लिया, लेकिन कोल से तो पोल्यूशन कर दिया ना, नेचुरल गैस से तो पोल्यूशन कर दिया ना। तो आपने हाइड्रोजन को कैसे निकाला, यह डिटरमाइन करेगा कि आपका यह फ्यूल कितना ज्यादा क्लीन है। और इसीलिए जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है उसको कैटेगराइज किया जाता है 4 पार्ट्स में, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसको हम निकालते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर का है उसको करके, मतलब पानी में से हम उसको अलग कर लेते हैं जो हाइड्रोजन है उसको। लेकिन ऐसा करते वक्त जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो होती है सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। यानी कि हाइड्रोजन जैसे क्लीन फ्यूल को निकालने के लिए हम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है, तो इसीलिए इस फ्यूल को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। इसमें बाई प्रोडक्ट पानी या वाटर वेपर ही होता है। अब दूसरा होता है ब्राउन हाइड्रोजन। इसमें हम कोल का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन फ्यूल तो प्योर है, लेकिन कोल तो पोल्यूशन करेगा ना, इसीलिए इसे ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। फिर होता है ग्रे हाइड्रोजन। इसको निकालने के लिए हम नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरल गैस तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन करेगा, दैट्स वाई ये ग्रे हाइड्रोजन है। फिर आता है ब्लू हाइड्रोजन। ये नेचुरल गैस से निकाला जाता है, बट यहां पर एक सहूलियत हो जाती है कि जो भी एमिशन होता है हम उसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की फॉर्म में जमीन में खत्म कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, सिक्वेस्ट्रेट कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लू हाइड्रोजन। तो ये कैटेगराइजेशन है हाइड्रोजन फ्यूल का। क्वेश्चन आया था 2010 में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो व्हीकल में होता है ये उसका मतलब प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट के तौर पे क्या निकालता है, तो पानी निकालता है, मैंने आपको बताया तो था H2O, तो सी वाज द आंसर। नेक्स्ट आर्टिकल नेचुरल रबर प्लांटेशन के बारे में है, आप इसे एनआर प्लांटेशन भी बोल सकते हो। नेचुरल रबर के प्राइसेस 16 महीनों में सबसे नीचे चले गए हैं इंडियन मार्केट में 150 रुपीज पर केजी के बेसिस पे। क्या होता है ये नेचुरल रबर? नेचुरल रबर एक प्रकार का कमर्शियल प्लांटेशन क्रॉप है, एक पौधे की प्रजाति है जो हैविया ब्रासिलियंसिस से इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है रबर निकालने के लिए। तो इसमें आप चीरा लगा देते हैं, एक क्रॉस लगा देते हैं, जिसके बाद इसमें से एक जो लिक्विड है वो निकलता है और उससे ही रबर बनाया जाता है। यहां पर देखिए, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट जो कंडीशंस होती हैं वहां पर इस पेड़ को उगाया जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, इंडिया, ये मेजर कंट्रीज हैं जहां पर नेचुरल रबर प्लांटेशन किया जाता है। इंडियन रबर इंडस्ट्री को एग्जिस्टेंस में रहती है। देखिए, केवल पेड़ उगा देने से तो कुछ होगा नहीं। आपने पेड़ उगा दिया और रबर निकाल लिया, लेकिन उसका करोगे क्या आप? पहले तो रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होनी चाहिए और दूसरा उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स भी होने चाहिए। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो इंडिया में वर्क करता है, मतलब रबर प्लांटेशन, उससे रबर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज और रबर को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स। तो ये पूरा इकोसिस्टम इंडिया में है जिसके फंडामेंटल्स में रबर का प्लांटेशन यहाँ पे किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्तमान में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रबर का प्रोड्यूसर है और हम दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं ग्लोबली। हम जितना रबर उगाते हैं उससे हमारी पूरी नीड कंप्लीट नहीं हो पाती है, एंड दैट इज द रीजन कि इंडिया में जो हमारा कंजम्पशन है वो 40% तो इंपोर्ट से कवर हो पाता है। लेटेस्ट रिपोर्ट जो रबर बोर्ड की आई है उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में हम 8,50,000 टन का प्रोडक्शन करने वाले हैं, लेकिन जो कंजम्पशन होगा दैट विल बी 12,90,000 टन, मतलब हमें अभी भी इंपोर्ट तो करना पड़ेगा रबर का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विंडफॉल टैक्स के बारे में है। विंडफॉल गेन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। विंडफॉल ऐसा लग रहा है कुछ आसमान से गिर जाए, हवाओं के साथ चला आए, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार कुछ कंपनीज को अचानक से प्रॉफिट मिल जाता है किसी सिचुएशन की वजह से, उस प्रॉफिट में उनका कोई रोल नहीं है, तो सरकार कहती है अकेले अकेले
उसके बाद सरकार कहेगी कि नहीं नहीं हमको भी टैक्स चाहिए, आप अकेले अकेले सारा प्रॉफिट कैसे कमा लोगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी इसके पहले जो विंडफॉल टैक्स लगाया था तो उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि कंपनी को फायदा हो गया तो आप भी आ गए कि नहीं नहीं हमको भी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिफेंड किया है, उन्होंने बोला देखो विंडफॉल टैक्स जो हमने इम्पोज किया है ना वो अपनी मर्जी से नहीं कर दिया है, ऐसा करते वक्त हमने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर से अच्छे से बातचीत करी थी और प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही ये डिसीजन लिया गया था कि हम विंडफॉल टैक्स लगाएंगे। विंडफॉल टैक्स को 2022 में लागू किया गया। ये टैक्स कंपनीज के ऐसे प्रॉफिट्स पे होता है जो किसी एक्सटर्नल मीन्स से उन्हें अचानक से मिल जाता है, किसी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से मिल जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन का जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए। तो जब इंडिया में जो कंपनीज जिनके पास ऑलरेडी क्रूड ऑयल था, ऑयल के प्राइसेस जब ग्लोबल लेवल पे बढ़े तो उन्होंने दूसरे देशों को ऑयल बेचना शुरू कर दिया। श्रीलंका को तेल चाहिए था तो उन्होंने बेचना शुरू कर दिया जो इंटरनेशनल प्राइस थे उस पर, जबकि उन्होंने खरीदा सस्ता था। तो अब इससे इनको खूब सारा फायदा हो गया। अब इस प्रॉफिट में देखिए ये जो पूरा फायदा होता है, जो प्रॉफिट उनको हुआ, इसमें फर्म ने एक्चुअली में खुद तो कुछ भी नहीं किया है ना, उनका अपना खुद का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ना तो इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लगाई है, ना ही इस फायदे को कमाने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस का कोई एक्सपेंशन किया है। ये उनका विंडफॉल गेन है। चूंकि सिचुएशंस में चेंज आया तो उनको प्रॉफिट हो गया, तो फिर सरकार को तो पैसा देना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज डिफाइन करता है विंडफॉल गेन को इस प्रकार से कि ये अनअर्न अनएंटिसिपेटेड गेन होता है जिसके लिए कोई भी ना तो एडिशनल एफर्ट किया गया होता है और ना ही एडिशनल एक्सपेंस किया गया होता है। ऑब्जेक्टिव ये है इस टैक्स का कि विंडफॉल टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि जो फिनोमिनल प्रॉफिट हुआ है ऑयल रिफाइनरीज को, उससे सरकार कुछ अपना प्रॉफिट ग्रैब कर सके। ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो ऐसा नहीं कि इंडिया अकेला ऐसे है जो ऐसे टैक्स लगा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी या तो वो इस प्रकार का विंडफॉल टैक्स इंपोज कर चुके हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो दुनिया भर में होता रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एप्रिकॉट के बारे में है, खुबानी के बारे में है। हो सकता है आपका सामना इस फल से हुआ हो, आपने इसको खाया हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी अपेडा के माध्यम से जो एप्रिकॉट का वैल्यू चेन है या उसमें इन्वॉल्व जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने संज्ञान में लिया है ताकि लद्दाख से जो लद्दाख एप्रिकॉट है उसे एक ब्रांड के तौर पे एक्सपोर्ट किया जाए। अपेडा का फुल फॉर्म है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एप्रिकॉट प्रोनुस जीनस से बिलोंग करने वाला एक फल है जो कि दुनिया में हर जगह कंज्यूम किया जाता है। इसे टेम्परेट रीजन में दुनिया के कल्टीवेट किया जाता है, स्पेशली ऐसे क्लाइमेट में या जो मेडिटेरियन क्लाइमेट वाला रीजन है उस जगह पर। एप्रिकॉट जो है ये विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। बहुत हाई नेचुरल शुगर का कंटेंट होता है इसमें, और सूखा हुआ जो एप्रिकॉट होता है ये बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो खुबानी का कल्टीवेशन है लद्दाख में, उसके बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख में इसको बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है इस फल को, और वहाँ पर उसे चूली कहा जाता है लोकली। लद्दाख बिगेस्ट एप्रिकॉट प्रोड्यूसर है कंट्री का, और नियरली 62% जो प्रोडक्शन होता है एप्रिकॉट का इंडिया में वो लद्दाख में ही होता है। लद्दाख एप्रिकॉट की एक अलग क्वालिटी भी है, यूनिक सूदिंग टेस्ट है उसका, टेक्सचर है, शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और सोल्यूबल सॉलिड भी अच्छा खासा है, इसलिए वहाँ का एप्रिकॉट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बोर्ड ऑफ ट्रेड के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी हाल ही में इसकी पहली मीटिंग को चेयर किया जो न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ ट्रेड है उसके लिए। यहाँ पर देखिए शब्द देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको, मतलब इसका साफ है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड पहले हुआ करता था, अभी हाल में इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ। देखिए बोर्ड ऑफ ट्रेड पहले जो हुआ करता था 2019 में, इसमें एक और जो एंटिटी है उसको मर्ज कर दिया गया, दैट इज काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। दोनों को मर्ज करके बोर्ड ऑफ ट्रेड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 2019 में। तो रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ये इसकी पहली मीटिंग है। बोर्ड गवर्नमेंट को पॉलिसी मेजर्स एडवाइस करता है फॉरेन ट्रेड के मामले में, ताकि इंडिया का जो ट्रेड है वो बूस्ट हो, यही इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज के लिए, जहां पर वो ट्रेड पॉलिसी को लेकर बातचीत कर सकते हैं कि कैसे इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, जहां पर स्टेट्स की जो गवर्नमेंट्स हैं, यूटीज हैं, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं और ये भी इवेलुएट कर सकते हैं कि उससे इंडिया का ट्रेड कैसे प्रभावित होगा। ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पर बातचीत करने के लिए, जहां पर इंडस्ट्री बॉडीज, एसोसिएशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, स्टेट और यूटीज शामिल होते हैं। आर्टिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी हाल ही में इसकी 26th मीटिंग को चेयर किया। FSDC, हम सभी लोगों को पता है कि 2008 में एक ग्लोबल क्राइसिस आया था जिसे आप लोग सब प्राइम क्राइसिस भी बोलते हैं। हालांकि इंडिया उससे बहुत लार्जली तो प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी पड़ा था। पैरेलली उसी चीज को संज्ञान में लेकर रघुराम राजन कमेटी का गठन किया गया था 2008 में, ताकि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए जा सकें,
और एक स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके भविष्य के लिए। इसी रेफरेंस में बनाया गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल को। ये एक नॉन स्टैच्यूटरी एपेक्स काउंसिल है। नॉन स्टैच्यूटरी होने का मतलब साफ है कि इसके लिए कोई भी कानून हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि इसे किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से बनाया गया होगा। तो ये एक नॉन स्टैच्यूटरी एपेक्स काउंसिल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत काम करती है। इसे बनाया गया 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से। रघुराम राजन कमेटी ने 2008 में जो रिफॉर्म्स प्रपोज किए थे उन्हीं को आधार बनाया गया इस काउंसिल को बनाने के लिए। आइए बात करते हैं इस काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में। इसे चेयर किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और इसके मेंबर्स होते हैं कई सारी फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज के हेड्स, जैसे कि आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए। इसके अलावा इसमें कुछ सेक्रेटरीज भी शामिल होते हैं, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये सभी लोग इस एंटिटी में इन्वॉल्व रहते हैं। 2018 में एफएसडीसी के कॉम्पोजिशन में कुछ बदलाव किए गए। उन बदलावों के अनुसार मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए, उनको भी इसमें जगह दे दी गई। सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चेयरपर्सन जो होते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के और रेवेन्यू सेक्रेटरी, इन्हें भी ऐड कर दिया गया इस एंटिटी में। इसके बाद इसका स्कोप काफी वाइडन हो गया। ध्यान दीजिएगा कि एफएसडीसी में कुछ सब कमिटीज भी होती हैं और जो उसकी एक प्रोमिनेंट सब कमेटी होती है उसे हेड किया जाता है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। जो काउंसिल होती है उसमें कई सारे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है ताकि उनकी राय को लिया जा सके। अब फंडामेंटल क्वेश्चन राइज होता है कि इस काउंसिल का काम क्या है। इस काउंसिल का जो सबसे बेसिक काम है वो तो यही है कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसे स्ट्रेंथन किया जाए ताकि हमारे देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो हम उसके बारे में पहले से जानकारी इकट्ठा कर सकें और खुद को तैयार कर सकें। इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन को भी स्टैब्लिश किया जाता है। भारत में कई सारे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं। उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो सिचुएशन खराब हो सकती है। उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। ये मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन भी करते हैं, मतलब मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमी का ब्रॉडर एरिया है उसको लगातार सुपरवाइज किया जाता रहे, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो दिक्कत आ सकती है। क्या आउटकम्स निकले काउंसिल में? देखिए, इन्होंने ना केवल जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए काम किया, रेदर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर की तरह भी अपने प्रयासों को जारी रखा। अगर कोई दिक्कत हमें समझ में आई कि इकोनॉमी में चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, तो ये पहले से ही जानकारी दे देते हैं। इसके माध्यम से जो वर्तमान में फाइनेंशियल या क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जहां पे बैंक्स वगैरह लोन दे देते हैं, वो रिकवर नहीं कर पाते तो दिक्कत आ जाती है, उसकी इफिशियंसी को इंप्रूव करने का प्रयास भी एफएसडीसी के द्वारा किया गया। ज्यादा फोकस रहा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे या फिर फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इस बात का अंदाजा आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि 2016 के प्रीलिम्स में इस पर एक प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न बहुत ही सामान्य सा था, 3 स्टेटमेंट आपके सामने थे और आपसे पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में 3 स्टेटमेंट। पहला तो ये नीति आयोग का ऑर्गन है, दूसरा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसे हेड करते हैं और तीसरा ये इकोनॉमी को मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन में मॉनिटर करता है या उस लेवल पर मॉनिटर करता है। अभी हमने देखा कि नीति आयोग का इसमें कोई रोल नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत हो गया, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो सही जवाब क्या निकलेगा? 2 and 3 ओनली। इससे आपको अंदाजा लग गया कि ये क्वेश्चन या ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा है और आगे भी आपके काम आ सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन फिन्स हब के बारे में है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर अभी हाल ही में लॉन्च किया है ग्रीन फिन्स हब। अब ये है क्या और इसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे समझते हैं। ग्रीन फिन्स हब दुनिया का पहला मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है। मरीन टूरिज्म में क्या शामिल हो जाता है? जैसे कई सारे लोग जाते हैं, वो समंदर को एक्सप्लोर करने में रुचि रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट होता है समंदर के भीतर जाकर वहां पे चीजों को देखने को लेकर। तो डाइविंग और स्नॉर्कलिंग बहुत ही कॉमन मैकेनिज्म है सी को एक्सप्लोर करने का और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। डाइविंग क्या होती है? डाइविंग में आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के समंदर में जाके मछलियों को परेशान करते हैं, ये तो डाइविंग हो गई। स्नॉर्कलिंग क्या होती है? स्नॉर्कलिंग में फंडामेंटली आप एक मास्क पहनते हैं जिसमें एक पाइप लगी होती है, वो पानी के ऊपर होती है जिससे आप सांस ले सकते हैं। तो कुल मिला के स्नॉर्कलिंग में आप पानी के अंदर ताका झाकी करते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग सी को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान कई बार समंदर को पोल्यूट किया जाता है, वहां की जो नेचुरल इकोलॉजी है उसमें डिसरप्शन होता है। यूएनईपी का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसा ना हो और इसके लिए हमें दुनिया भर में जो ये ऑपरेटर्स हैं
जो डाइविंग या स्नॉर्कलिंग की सर्विसेज दिया करते हैं उन्हें एक साथ लाना होगा, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनानी होंगी। इंडस्ट्री बैक प्लेटफॉर्म होगा ये, जो एक मेजर बूस्ट देगा सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म के लिए, जहां पे डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटर्स एक साथ आएंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी डेली प्रैक्टिसेस में कुछ बदलाव लेकर आएं, वो बदलाव जो सिंपल हों, कॉस्ट इफेक्टिव हों और जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी इकोलॉजी को भी सेफ रख सकें। इनका एनुअल इंप्रूवमेंट ट्रैक किया जाएगा और उनको कम्युनिकेट किया जाएगा। मेंबरशिप की बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की मेंबरशिप होगी, एक तो होगी डिजिटल मेंबरशिप और दूसरी होगी ग्रीन फिंस सर्टिफिकेट मेंबर। जो डिजिटल मेंबर होंगे उनका सब काम डिजिटली फॉर्म में होगा। यहाँ पे डाइव या स्नॉर्केल ऑपरेटर्स को ग्लोबली कनेक्ट कर दिया जाएगा। इनके लिए एक डिटेल्ड ऑनलाइन सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, काइंड ऑफ फॉर्म होगा, दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या किया, वो जो बताएंगे उसी के बेसिस पे उन्हें मिलेगा एनवायरमेंटल स्कोर। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी है ग्रीन फिंस सर्टिफाइड मेंबर्स की, उन्हें एनुअली ट्रेन किया जाएगा कि वो कैसी प्रैक्टिसेस ऑप्ट करें कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें और जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं सी को एक्सप्लोर करने की वो सेफ रहें। यहाँ पे जो रैंकिंग होगी वो ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेट के फॉर्म में दी जाएगी। ग्रीन फिंस सॉल्यूशन लाइब्रेरी भी होगी, जहां पे 100 से ज्यादा प्रूवन एनवायरमेंटल सॉल्यूशन बताए गए होंगे, जिनका इस्तेमाल करके ये डेली ऑपरेटर्स सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं और चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। एक एक्शन प्लान ट्रैकर भी होगा, जिसकी मदद से ये देखा जाएगा कि जो गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है अथवा नहीं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया के फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक यानी कि मेटी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी भारत का पहला लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तिरुपति आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया। देखिए, बहुत सारे डिवाइसेस हम अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, पावर बैंक या फिर आप जो चार्जेबल ईयरफोन्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं या स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं, सब में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसको मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं किया जाता, बल्कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर और हम इसे अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इंडिया में आने के बाद काफ़ी महंगी हो जाती हैं, बिकॉज इस बैटरी को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के तौर पे चेन्नई बेस्ड मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड ने अभी 165 करोड़ रुपए लगाकर इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर दिया है, जहां पर लिथियम सेल तैयार किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड इसके पहले तक महज मोबाइल और पावर बैंक की सप्लायर कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो फैसिलिटी है, अगर आप ध्यान दें तो जो टेम्पल टाउन है तिरुपति का, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हैं और उनमें से एक में लोकेट किया जा रहा है इस मुनोत इंडस्ट्री लिमिटेड को इस प्रकार की बैटरी को बनाने के लिए। जो सेल्स हैं ये पावर बैंक में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अभी हाल फिलहाल में पावर बैंक या मोबाइल में जो लिथियम सेल इस्तेमाल होते हैं, हम इन्हें इंपोर्ट करते हैं कई सारे देशों से, जैसे कि चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम और हांगकांग। जो सेल्स हम मंगाते हैं उनका इस्तेमाल कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में किया जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स, हियरेबल्स जैसे कि ईयरफोन्स और वेयरेबल डिवाइसेस जैसे कि स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट रिंग्स आती हैं, उनको भी पहना जाता है, जिनका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज लेने के पर्पज से करते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका फायदा ये होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हम इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल हब के तौर पे डेवलप करें, हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे बाय दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। लिथियम के बारे में बात करते हैं। लिथियम को 1817 में खोजा गया था एक स्वीडिश केमिस्ट जोहान ऑगस्ट ऑफ वेटसन के द्वारा मिनरल पेटालाइट में। लिथियम आपको ब्राइन डिपॉजिट में भी मिल जाएगा। इसके अलावा लिथियम आपको कई सारे ओर्स में भी मिलता है, जैसे कि स्पोडुमिन, लेपिडोलाइट और एम्बिलोगोनाइट। ठीक है, एम्ब्लिगोनाइट। तो ये हैं जो कुछ ओर्स हैं जिसमें आपको लिथियम मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्मॉल कंपनीज के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी थ्रेशोल्ड रिवाइज कर दिया है पेडअप कैपिटल के लिए, स्मॉल कंपनीज के लिए। स्मॉल कंपनीज कौन सी कंपनीज होंगी अकॉर्डिंग टू देयर पेडअप कैपिटल एंड देयर टर्नओवर, ये डिसाइड किया जाता है। स्मॉल कंपनी होने के अपने कुछ फायदे होते हैं। अच्छा होगा कि आप बड़ी कंपनी हो लेकिन फिर भी आपको स्मॉल कंपनी कहा जाए। इसीलिए जब भी स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया का थ्रेशोल्ड बढ़ाया जाता है तो कंपनीज खुश होती हैं, क्योंकि अब उन्हें स्मॉल कंपनी होने के फायदे मिलेंगे, जबकि उनका जो टर्नओवर है या पेडअप कैपिटल है वो ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर यहां पर पेडअप कैपिटल बढ़ा दिया जाता है तो कंपनीज को इससे लाभ होगा। स्मॉल बिजनेसेस या कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, किसी की खुद की अपनी ओनरशिप है, ऐसी कंपनीज को छोटी कंपनी या छोटे बिजनेस के तौर पे देखा जाता है जिनके पास होते हैं बहुत कम एम्प्लॉय, जिनके पास बहुत कम
एनुअल रेवेन्यू होता है और जो रेगुलर साइज का बिजनेस होता है कॉर्पोरेशन का वो काफी छोटा होता है। कंपनीज एक्ट 2021 डिफाइन करता है रूल्स एंड प्रोविजंस किसी भी स्मॉल कंपनी के लिए। समझिए किस कंपनी को स्मॉल कंपनी के तौर पे क्लासिफाई किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी हाल ही में, इनफैक्ट देखिए ये अमेंडमेंट तो 2014 में हो गया था, दैट वाज कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014, उसमें अमेंडमेंट किया गया था। लेकिन ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2021 को। 2014 में जो अमेंडमेंट रूल्स आए उनको इफेक्टिव किया गया 1 अप्रैल 2021 को। इस स्पेसिफिकेशन, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनीज होंगी? कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल पहले 50 लाख होता था तो वो स्मॉल कंपनी होती थी। लेकिन यहां पे जो अमेंडमेंट किए गए 2014 में, जो 2021 में इफेक्टिव हुए, उसमें बदलाव कर दिया गया। मतलब जो पहले 50 लाख का थ्रेशोल्ड था उसे बढ़ा के पेडअप कैपिटल के लिए 2 करोड़ किया गया, और जो उनका टर्नओवर पहले 2 करोड़ था उसे बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया। अच्छा, मन में एक सवाल आ रहा होगा ना, ये पेडअप कैपिटल क्या होता है? पेडअप कैपिटल वो बेसिक कैपिटल होता है जिसके साथ कोई कंपनी अपना काम शुरू करती है। आप कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसी पैसे को कहा जाता है पेडअप कैपिटल। तो कुल मिला के 2021 से जो स्मॉल कंपनी थी उसका पेडअप कैपिटल का लिमिट 2 करोड़ हो गया और जो टर्नओवर का लिमिट था वो हो गया 20 करोड़। लेकिन अभी लेटेस्ट रिवीजन हुआ है जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो लेटेस्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग जो पेडअप कैपिटल 2 करोड़ था स्मॉल कंपनीज के लिए, उसे बढ़ा के कर दिया गया 4 करोड़, और जो टर्नओवर था जो पहले 20 करोड़ हुआ करता था उसे बढ़ा के कर दिया गया 40 करोड़। और मैंने आपको बताया कि अगर ये लिमिट्स बढ़ रही हैं तो कंपनीज को इसको लेकर फायदा होगा, क्योंकि अब वो स्मॉल कंपनी होंगे जबकि उनका टर्नओवर ज्यादा होगा, तो वो स्मॉल कंपनी होने के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो स्मॉल कंपनी होने का क्या बेनिफिट है ये भी जानने वाली बात है। आइए मैं आपको बताता हूं। अगर कोई भी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो उसको कम कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उन्हें अपने कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार नहीं करना पड़ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट के तौर पर। उन्हें अपने ऑडिटर्स बार बार बदलने नहीं पड़ते, जैसे कि कंपनी को अपना ऑडिट इंडिपेंडेंट कंपनी से करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ही कंपनी से बार बार ऑडिट करवाएंगे तो फिर तो आपके दोस्त बन जाएंगे, आप जो बोलेंगे वही ऑडिट रिपोर्ट वो तैयार कर देंगे। इसीलिए जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं उनसे कहा जाता है कि आपको अपनी ऑडिट कंपनीज को चेंज करना पड़ेगा बार बार। आप एक ही कंपनी से अपना ऑडिट बार बार नहीं करवा सकते। लेकिन ऐसी कोई समस्या स्मॉल कंपनीज के साथ नहीं है, वो चाहे तो एक ही कंपनी से अपने ऑडिट करवाते रहें। फर्दर जो नॉर्मल कंपनीज या जो बड़ी कंपनीज हैं वो उनको इन जनरल अदर कंपनीज को 4 मीटिंग्स करनी पड़ती हैं साल भर में, जबकि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उन्हें केवल 2 बोर्ड मीटिंग्स करनी होती हैं, उनका काम चल जाएगा। एनुअल रिटर्न जो कंपनी का होता है वो कंपनी का सेक्रेटरी भी फाइल कर सकता है, और अगर उन्होंने कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं किया है तो उन्हें कम पेनल्टीज लगाई जाती हैं। तो ये फायदे हैं स्मॉल कंपनी होने के, इसीलिए ये थ्रेशोल्ड बढ़ाना कई सारी कंपनीज के लिए फायदेमंद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स के बारे में है। कैबिनेट ने भी हाल ही में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को इंप्लीमेंट कर दिया है जो पीवी मॉड्यूल्स हैं, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स हैं, उनके लिए। नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई इफिशियंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, ये इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि आप 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो 100 यूनिट का जो आपका प्रोडक्शन है ना, इस पे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सरकार कहती है कि आप अगर और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको फायदा देंगे। लाइक अगर आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन आपने पहले किया था और आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, मतलब आपका जो प्रोडक्शन है अब वो 200 यूनिट का हो गया, तो 100 पहले वाला तो छोड़ दो क्योंकि वो तो आप करते ही थे। ये जो एडिशनल 100 यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया है, सपोज करते हैं कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में आपके 5 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 100 यूनिट एडिशनल प्रोडक्शन में आपके 500 रुपए खर्च हो गए। सरकार बोलेगी कि इसमें हम आपको कुछ फायदा दे देंगे। ये जो फायदा होता है ये 4% से लेके 12% तक होता है। मतलब कि 500 रुपए अगर आपका जो एडिशनल खर्च हुआ है उसका हो सकता है कि 10% 50 रुपए सरकार आपको दे दे। अब इससे बड़ा फायदा हो जाता है, 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गए। तो इसका काम 2 तरीके से किया जा सकता है। इसकी मदद से आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिरा सकते हो, मतलब आप मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो आप कि आपको एडिशनल फायदा हो रहा है तो आप कुछ और यूनिट्स खोलोगे, कुछ और यूनिट्स खोलोगे तो आपका प्रोडक्शन और बढ़ेगा, प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और आपको ज्यादा फायदा होगा। आप कोशिश करोगे ना और प्रोडक्शन होगा तो और फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से वो इंसेंटिवाइज करते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स खुलें, ज्यादा सामान कॉम्पिटिटिव रहे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये तो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। अलग अलग फील्ड के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया है। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके माध्यम से हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जहां पर हम हाई इफिशियंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स डेवलप कर सकें। पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, जिसका इस्तेमाल सोलर सेल के साथ अटैच करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है बाय दी सोलर पावर या जो सौर ऊर्जा होती है उसके माध्यम से। क्योंकि अभी भी जो पीवी मॉड्यूल्स हैं हम उनको
इंपोर्ट करते हैं। हम अच्छी क्वालिटी के पीवी मॉड्यूल्स इंडिया में नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए जो सोलर एनर्जी का फील्ड है हमारा अभी भी वो सस्ता नहीं हो पाया है, कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाया है। अब देखिए किसको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इसको एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से ऑप्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आजीवन काल तक आपको फायदा मिलता रहेगा। 5 सालों के लिए ये स्कीम है जिसमें उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। फायदा ये होगा कि 65,000 मेगावाट पर एनम की इफिशियंसी वाले जो फ्यूल्स, ये जो पीवी मॉड्यूल्स हैं, हम उनको डेवलप कर पाएंगे। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इन्वेस्टमेंट होगा। वो मैंने आपको बताया कैसे होगा। ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरह काम करेगा, मतलब हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इससे 1.37 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम रोक पाएंगे। फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा सोलर पीवी मॉड्यूल्स में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेज फंड के बारे में है। हाल ही में ये फंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसी रेफरेंस में यहाँ पर हमारे सामने ये टॉपिक है। हेज फंड क्या होता है? ये लिमिटेड पार्टनरशिप वाले प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पैसे को मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। ये जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में भी ये अपने पैसे डालते हैं ताकि ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। अगर ये भी आपको समझ में ना आया या क्लियर ना हुआ हो तो थोड़ा सा फिर से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनके पास है खूब सारा पैसा, ठीक है। इसमें अंबानी, अडानी और टाटा जी को रख लेते हैं जिनके पास खूब सारे पैसे हैं, और हम इन्हें कह देते हैं, इन्हें कहा जाता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। जिनके पास खूब सारा पैसा होता है उनको हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। अब ये लोग क्या चाहते हैं कि ये ऐसी जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट करें जहां से ज्यादा पैसे इनको ज्यादा रिटर्न में मिल जाए। अगर थोड़ा बहुत रिस्क आता है तो चूंकि इनके पास इतने पैसे हैं कि ये रिस्क उठा सकते हैं, तो ये अपने पैसे को एक हेज फंड में डाल देते हैं। यहां पर हेज फंड में ये अपना पैसा डाल देते हैं और यहां पर हो जाता है एक हेज फंड मैनेजर। वो कहता है कि मैं आपके पैसे को कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करूंगा जहां पर थोड़ा रिस्क तो रहेगा लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इन जनरल आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको 14% या 15% का रिटर्न मिलेगा, मैं आपको 20% या 21% का रिटर्न लाके दूंगा। तो वो पैसे रिस्की एसेट्स में डालेगा। तो ये जो फंड क्रिएट किया जाता है जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स अपने पैसे डालते हैं उसे ही हेज फंड कहा जाता है। हेज फंड में सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से लोअर होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होते हैं। और दूसरी बात कि इसमें हर कोई अपने पैसे नहीं डाल सकता। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए अगर आप अपने पैसे हेज फंड में डालना चाहते हैं। तो ये तो फंडामेंटल हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसका मतलब। हेज फंड का जो इन्वेस्टमेंट होता है इसे रिस्की अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट चॉइस कहा जाता है। वैसे मैंने आपको बताया कि हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चाहिए होता है, नेटवर्थ आपकी अच्छी हो तभी आप उसमें पैसे डालो, और पैसे ऐसी जगह पर लगाए जाएंगे जहां पे लॉस होने का खतरा भी रहेगा लेकिन रिटर्न मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा। इंडिया में जो हेज फंड है उसमें बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेबी ज्यादा इस पे रेगुलेशंस नहीं लगाती है कि ठीक है आप अपने पैसे अगर इसके एसेट में डालना चाहते हो तो डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेज फंड और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है? हेज फंड म्यूचुअल फंड से इस लिहाज से अलग होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में भी जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने पैसे म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं और म्यूचुअल फंड उन्हें अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके आपको एक अश्योर्ड रिटर्न देता है। तो म्यूचुअल फंड वाले जब पैसा आपका कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो इतना रिस्की ना हो कि आपको नुकसान हो जाए। फर्दर म्यूचुअल फंड में तो कोई भी पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो कुछ अंतर आता है म्यूचुअल फंड और हेज फंड में। हेज फंड म्यूचुअल फंड से इस लिहाज से डिफरेंट है बिकॉज सेबी म्यूचुअल फंड को बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है लेकिन हेज फंड के ऊपर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। दूसरी बात कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये कॉस्ट इफिशिएंट होते हैं, मतलब इसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ऐसी जगह किया जाता है कि ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसे पैसे लगाए जाते हैं ताकि एक मिनिमम प्रॉफिट आता रहे। हेज फंड में केवल वही लोग पैसे डाल सकते हैं जिनके पास खूब सारा पैसा हो और उनको एक्रेडिटेड इन्वेस्टर डिक्लेयर किया गया हो। अब उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे उस व्यक्ति की जो एनुअल इनकम है वो कम से कम $2 लाख की होनी चाहिए। एनुअल इनकम $2 लाख की होगी तभी आप अपना पैसा डाल सकते हो हेज फंड में। या आपकी जो नेट वर्थ है वो $1 मिलियन के ऊपर की हो, आपके प्राइमरी रेसिडेंस को एक्सक्लूड करके, तब जाके आप अपना पैसा हेज फंड में डाल सकते हो। मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए, इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि रिस्क हो तो आप बियर कर लो। इसके अलावा जो हेज फंड है वो पैसे कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे कि लैंड में, रियल स्टेट में, स्टॉक में, डेरिवेटिव्स में, अलग अलग जगह पैसे लगा सकते हैं, करेंसीज में भी लगा सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स में ही पैसे लगाते हैं जो कंपैरेटिवली सेफर होता है। चौथा अंतर यह है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं लेकिन हेज फंड में ऐसा नहीं होता। एक लॉक इन पीरियड होता है। आपने अपना पैसा हेज फंड में डाल दिया तो 1 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हो। तो इस प्रकार के लॉक इन पीरियड वगैरह म्यूचुअल फंड में नहीं लगाए जाते लेकिन हेज फंड में होते हैं। तो मैंने आपको उसका मतलब और अंतर दोनों बता दिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्रिंकफ्लेशन के बारे में है। कंपनीज श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंज्यूमर्स की बाइंग पावर जो है वो प्रभावित ना हो और उन्हें फायदा मिलता रहे। श्रिंकफ्लेशन क्या होता है?
श्रिंकफ्लेशन को अगर आप सीधे सीधे कहें तो ये आपकी आंखों का धोखा है। आपको लगता है कि आपको वही सामान उसी दाम में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइस तो वही है, लेकिन जो सामान आपको पहले मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा, उसमें थोड़ी बहुत कमी कर दी गई है। इसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है प्राइस को बिल्कुल वही बनाए रखने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी आइसक्रीम में जो स्कूप है उसको कम कर दिया जाए, या फिर आपके चिप्स के पैकेट में चिप्स को कम भरा जाए, लेकिन जो चिप्स का प्राइस है 10 रुपए या 5 रुपए उसे बिल्कुल स्टैटिक रखा जाए। आखिर ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? श्रिंकफ्लेशन में इन जनरल मटेरियल या इंग्रेडिएंट जो इस्तेमाल होता है, अगर वो एक्सपेंसिव हो गया तो जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इस लिहाज से उस प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन मार्केट में है हाई कंपटीशन। आपने चिप्स के पैकेट के दाम बढ़ा के 10 रुपए से 12 कर दिए, लेकिन बाकी कंपनीज ने 10 रुपए पर मेंटेन किया हुआ है, तो आपके चिप्स की डिमांड घट जाएगी। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप अपने चिप्स के पैकेट को महंगा करें। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प तो यह है कि आप पैकेट में कम चिप्स भरना शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके प्राइस को 10 रुपए ही रखिए। इसे ही कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन, ताकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा करने के लिए आप केवल सामान या जो क्वांटिटी है उसे कम करके ही फायदा कमा सकते हैं। कई बार इसका एक दूसरा तरीका भी अपनाया जाता है। जैसे कि एक और तरीका ये हो सकता है कि आप कोई इंग्रेडिएंट उसमें से कम कर दें। जैसे कि पहले जो कैडबरी डेयरी मिल्क आता था उसमें एक जो ऊपर का पैकेट होता था उसके नीचे एक गोल्डन कलर का पैकेजिंग और होता था जिसके अंदर चॉकलेट होता था। जो महंगे चॉकलेट्स अभी आप खरीदोगे 80 रुपए के, 100 रुपए के, उसमें वो सिल्वर पैकेजिंग अभी भी होती है। लेकिन अगर आप 20 रुपए वाला कैडबरी डेयरी मिल्क खरीदो तो वो एक सिंगल पैकेट में होता है, तो उन्होंने अंदर वाले पैकेट को हटा दिया, तो इससे उनकी कॉस्ट कम हो गई। वो सेम क्वांटिटी आपको दे सकते हैं, उसी प्राइस पे दे सकते हैं और अपनी कॉस्ट भी उन्होंने कम कर ली, तो इसे भी श्रिंकफ्लेशन ही कहा जाएगा। बाकी आप देखो जैसे कि पार्ले-जी बिस्किट है, उसमें अंदर कोई पैकेट नहीं होता, एक पैकेट होगा सीधा उसके अंदर बिस्किट होगा। बाकी आप दूसरे बिस्किट्स खरीदो तो अंदर हार्ड पैकेजिंग होती है, वो महंगे बिस्किट्स जो होते हैं। तो ये भी तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप अपने प्राइस को कंट्रोल करते हो। इम्पैक्ट ये होता है कि इससे इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं पड़ता उन आइटम्स पर, थोड़ा बहुत अमाउंट कम कर दिया जाता है। इन जनरल वो इतना अमाउंट कम करते हैं ना, या इतना क्वांटिटी कम करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन धीमे धीमे समझ में आने लग जाता है कि अब कम मिल रहा है। तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं? सरकार कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑप्ट करे जिसके माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो कंपनीज हैं उन्हें ऐसा करना ना पड़े। दूसरा ये कि राइट टू इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का पार्ट है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जान सकता है कि पहले उन्हें क्या क्वांटिटी, क्वालिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी स्टैंडर्ड मिलता था किसी भी गुड्स का और अब क्या मिल रहा है, दे कैन नो। तीसरा कि अगर कोई भी चेंज किया गया किसी कंपनी के द्वारा किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस बात की जानकारी कंज्यूमर्स को दे दे, देखो भैया इन्होंने ये चेंज कर दिया है, प्राइस तो वही है लेकिन अब आपको सामान कम मिलेगा, ताकि कंज्यूमर्स अवेयर रहें कि एग्जैक्टली वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मून लाइटिंग के बारे में है। कई बार आप एक काम कर रहे होते हैं लेकिन उससे आपका खर्चा पूरा नहीं हो पाता, एंड दैट इज द रीजन कि आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है। इन जनरल जो आप काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं वो दिन में करते हैं, तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना है तो वो काम आपको रात में करना होगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो। मतलब वो काम आप मून लाइट में करते हैं, चांद की रोशनी में। वैसे आप मून लाइट में वो काम नहीं करते, लेकिन एक मेटाफोरिकल वर्ड है जो रात में किए जाने वाले एडिशनल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे कहा जाता है मून लाइटिंग। विप्रो ने अभी हाल ही में अपने 300 एम्प्लॉइज को बर्खास्त कर दिया, उनके पद से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने एडिशनल काम ले रखा था एक्स्ट्रा इनकम के पर्पस से, जिसे मून लाइटिंग कहा जाता है। नेसेकॉम, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, उन्होंने बोला कि अब समय आ चुका है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉइज के लिए जो एंगेजमेंट मॉडल है उसमें बदलाव करें। कुल मिला के नेस्टकॉम को ये बात बहुत अच्छी तो नहीं लगी है। वो चाहते हैं कि कंपनीज का फ्रेमवर्क ऐसा हो जिसमें मून लाइटिंग को अलाउ किया जाए। तो मून लाइटिंग का मतलब होता है कि आप सेकंड जॉब अवेल करते हैं या मल्टीपल जॉब्स करते हैं अपनी एक फुल टाइम जॉब के साथ। ऐसा करते वक्त अक्सर करंट एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि हो सकता है कि एम्प्लॉयर इससे नाराज हो जाए। जो आप दूसरा जॉब कर रहे होते हैं वो इन जनरल रात में होता है, इसीलिए मून को रेफरेंस में लिया जाता है। जो लोग बहुत कम सैलरी पाते हैं उन्हें अपनी एडिशनल इनकम के लिए एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ता है। ये पॉसिबल हो गया है कोविड-19 के बाद और ज्यादा, क्योंकि अब रिमोट वर्किंग या प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम तो जानते ही हैं, वहां पर आप अपने घरों से काम करते हैं, तो अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं आती। यही कारण है कि अब हाई सैलरीड टेकीज भी मून लाइटिंग करने लगे हैं। मून लाइटिंग जो है इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मामला आता है। मान लीजिए कि आप एक टेक कंपनी में काम करते हैं जिससे एसोसिएटेड स्किल आपके पास है, और आपने एक दूसरी टेक कंपनी से सेम काम ले लिया है,
तो ऐसा संभव है कि आप एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी में शेयर कर दें। इसमें जो कंपनी ए में एम्प्लॉयर होंगे ए, वो निश्चित तौर पर कंपनी बी से सशंकित रहेंगे और आपके द्वारा वहां पर किए जाने वाले काम को लेकर भी। इससे ट्रस्ट ब्रीच होता है एम्प्लॉयर का आपके ऊपर और वो नाराज होते हैं। अक्सर मूनलाइटिंग के ऐसे केसेस में जो भी वर्कर्स होते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करके वो काम कर सकते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अभी हाल ही में इंडस्ट्री फर्स्ट मूनलाइटिंग पॉलिसी को लॉन्च किया, जहां पे उन्होंने अलाउ कर दिया कि स्टाफ चाहे तो वो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसके लिए वो स्विगी से इंटरनल अप्रूवल अटेन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2022-23 के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया स्पेशल स्कीम को 2022-23 के लिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट आप करोगे जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें कुछ ऐसा आप लॉन्ग टर्म इंफ्रा डेवलप करो जो फर्दर इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करे। इस स्कीम के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा स्टेट की गवर्नमेंट्स को। ध्यान दीजिए, जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो 50 ईयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन के फॉर्म में होगा। मतलब 50 साल के लिए आपको पैसा मिल गया, यूज करो, 50 साल के बाद आपको उसको चुकाना है। 50 साल के बाद अगर आप लेट करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में ये पैसा खर्च होगा। जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत, वो जो नॉर्मल बोरिंग सीलिंग होती है, लाइक स्टेट्स को नॉर्मली तो पैसा मिलता है ना सेंटर से, वो 15 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे ये पैसा उसके ऊपर मिलेगा। अब देखिए ये पैसा किन किन हेड्स में मिलेगा, किन कामों के लिए मिलेगा। पार्ट 1 में देखिए, जो पैसा स्टेट्स को मिलता है अलोकेशन 15 फाइनेंस कमीशन के फॉर्म में, ये पैसा जिस प्रपोर्शन में राज्यों को मिलता है उसी प्रपोर्शन में उनको ये लोन भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि जो टोटल अमाउंट अलोकेट होना है राज्यों को, एनयूटीज को, उसका 5% किसी को मिलता है, तो जो लोन का अमाउंट डिसाइड करेंगे उसी का, उस लोन अमाउंट का 5% उनको दे दिया जाएगा। तो मतलब कितना किसको देंगे, ऐसा ना हो कि जहां पे रूलिंग पार्टी की सरकार है वहां पे आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, जहां पे रूलिंग पार्टी नहीं है वहां पे कम पैसा दे रहे हो। ऐसा होगा फिर तो पॉलिसी मेकिंग पे क्वेश्चंस रेज होंगे ना कि फिर आप इंडिया को होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर कैसे लेके जा रहे हो। तो इसमें कोई विवाद ना हो, सभी को पैसा मिले इक्विवेलेंट तरीके से, इसीलिए वही प्रोपोर्शन डिसाइड किया गया जो 15 फाइनेंस कमीशन में पैसे के एलोकेशन का प्रोपोर्शन है। दूसरा बहुत ही प्राइम एक इनिशिएटिव है पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। इसमें मैसिव इंफ्रा में डेवलप करना है ऑल इंडिया लेवल पे। सरकार ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपीस इसमें खर्च किए जाएंगे। तो पैसा कहां से आएगा ये खर्च करने के लिए? केंद्र सरकार को पैसा देना होगा ना। तो पीएम गति शक्ति से रिलेटेड अगर किसी स्टेट को कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए वो यहां से इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पैसा चाहिए तो लिया जा सकता है। डिजिटलाइजेशन सरकार प्रमोट कर रही है तो उसके लिए किसी को पैसा चाहिए तो ले सकता है इसके तहत। फर्दर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क सरकार चाहती है कि ग्राउंड लेवल तक जाए तो उसके लिए किसी को पैसा चाहिए तो वो ले सकता है। अर्बन रिफॉर्म किसी को करना है, बिल्डिंग बायलॉज बनाने हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम डेवलप करनी है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमन्ट करना है, ये सारे काम अगर ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स वगैरह के लिए अगर कोई काम करना है तो फिर उसके लिए पैसा ले सकते हो आप। और 7वां हेड है डिसइन्वेस्टमेंट या मोनेटाइजेशन आप कर रहे हो। आपने किसी पीएसयू को या जो स्टेट पीएसयूज होते हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो एसेट्स आपको मिले आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हो, रिसाइकिल करना चाहते हो, तो खर्चा आएगा, तो उसके लिए भी आप पैसा ले सकते हो। तो इन 7 हेड्स में अगर एसेट डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इस स्कीम के तहत पैसे लिए जा सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी के बारे में है। फॉर द फर्स्ट टाइम बैंकिंग सिस्टम की जो लिक्विडिटी है वो 40 महीनों के बाद डेफिसिट में चली गई है, लॉस की बजाय। अब बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का मतलब कैश के अवेलेबिलिटी के से है जिसका डे टू डे फंक्शनिंग में, शॉर्ट टर्म बिजनेस में, फाइनेंशियल नीड्स के लिए बैंक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए बैंक के पास पैसे कम है तो बैंक आरबीआई से वो पैसे ले सकता है, और जब बैंक आरबीआई से पैसे लेता है तो बैंक को ब्याज चुकाना पड़ता है। तो किस रेट पर जो बैंक है वो आरबीआई से पैसे उधार लेता है उसी रेट को कहा जाता है रेपो रेट। आपको पता है ना रेपो रेट कैसे काम करता है? अगर बैंक के पास सरप्लस पैसे हैं तो बैंक आरबीआई को पैसे दे भी सकता है, और जब बैंक आरबीआई को पैसे देता है तो उसे जो ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट पे मिलता है, और जो पैसे वो आरबीआई से लेता है वो रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। तो ये चलता रहता है, मतलब आरबीआई से पैसे लेना और देना। अब कोई एक बैंक तो है नहीं कि जो आरबीआई से पैसे ले या दे रहा है, कई सारे बैंक्स हैं, ठीक है। अब ये सारे बैंक आरबीआई से पैसे लेते और देते रहते हैं, तो एक नेट निकाला जाता है। कुछ बैंक्स ने पैसे लिए और कुछ ने दे दिए, तो एक बैलेंस बना हुआ है। मान लीजिए बैंक्स ने जो पैसा लिया और जो पैसा दिया हमने ओवरऑल निकाला तो निगेटिव मिला, तो कहेंगे कि लिक्विडिटी डेफिसिट चल रहा है, क्योंकि बैंक्स ने पैसे लिए ज्यादा है, दिए कम है आरबीआई को। अगर बैंक्स ने सभी मिला के आरबीआई को पैसे दे ज्यादा दिए हैं लेकिन लिए कम है, तो हम कहेंगे कि सरप्लस चल रहा है लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी में अभी जो
स्थिति है वो डेफिसिट की है, मतलब सारे बैंक्स ने आरबीआई से पैसे लिए हैं अपने शॉर्ट टर्म बिजनेस की नीड को पूरा करने के लिए, और इसी सिचुएशन को बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी में डेफिसिट कहा जा रहा है। तो एलएफ में वही होता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के माध्यम से बैंक और आरबीआई के बीच में लेन देन, जो मैंने आपको बताया। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि टैक्स का आउटफ्लो है, मतलब अपना टैक्स पे करने के लिए एडवांस में जो बिजनेसेस हैं वो पैसा निकाल रहे हैं बैंक में, तो बैंक में से पैसा जमा नहीं हो रहा है लेकिन निकल रहा है। कोविड का समय आया तो आरबीआई ने भी या सरकार ने कोशिश की कि स्कीम्स के माध्यम से लोगों को पैसा दिया जाए, तो बैंक के पास जो कैश का आउटफ्लो है वो कम हुआ। यूएस डॉलर के मामले में रुपए गिर रहा है, तो रुपए को मजबूत करने का तरीका यह है कि रुपए को मार्केट से निकाला जाए। तो अगर पैसा कम हो रहा है तो बैंक्स के पास बिजनेस के लिए पैसे कम बचेंगे। इन दैट केस भी जो लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में देखा जा रहा है। आर्टिकल द मर्ज के बारे में है, जो कि इथेरियम से रिलेटेड है। इथेरियम जो कि दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने अभी हाल ही में अपने सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और इसी बदलाव को कहा गया है द मर्ज। अगर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल करेंसी जो है क्रिप्टो करेंसी वो इथेरियम है, तो पहली कौन सी है आपको पता है, बहुत ही फेमस बिटकॉइन। बिटकॉइन को अगर आप रुपये में एवेलुएट करेंगे तो हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि ये 30 लाख पर बिटकॉइन के हिसाब से आएगा रुपीज में। इथेरियम की वैल्यू इस समय 11 लाख पर इथेरियम के आसपास की है, तो मतलब काफी वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी ये है। इन्होंने भी हाल फिलहाल में जो बदलाव किया है जिसे द मर्ज कहा जा रहा है, इसमें किया क्या गया है, इसमें प्रूफ ऑफ वर्क के मॉडल को प्रूफ ऑफ स्टेक के मॉडल में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क का जो मॉडल था ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता था, इसलिए ये कम एनवायरमेंटली फ्रेंडली था, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक का मॉडल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करता है, इस लिहाज से ये हमारे एनवायरमेंट के लिए ज्यादा फ्रेंडली है। इथेरियम तो ये भी क्लेम कर रहा है कि इस पूरे सॉफ्टवेयर चेंज के बाद इथेरियम में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो 99.5% तक कम हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये क्या हुआ है, लाइक प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चले गए तो क्या चेंज हो गया। चलिए इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होता है। सपोज करते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है अमन और दूसरे व्यक्ति का नाम है विक्रम। अमन ने विक्रम को 5,000 रुपए ट्रांसफर किए फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से। अब अमन ने विक्रम को 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है या नहीं किया है, इसे कौन वैलिडेट करेगा? एक बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में वर्क करता है। बैंक ये अप्रूव करेगा कि अमन ने 5,000 रुपए का ट्रांजैक्शन विक्रम को किया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी जिसमें माइनिंग करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करके जनरेशन किया जाता है क्रिप्टो करेंसी का। बिटकॉइन, इथेरियम आर दी जस्ट एग्जांपल्स। अब सपोज करते हैं कि अमन जो हैं उन्होंने 5 इथेरियम विक्रम को ट्रांसफर कर दिए। 5 इथेरियम विक्रम को ट्रांसफर किए गए अमन के द्वारा। अब ये कौन बताएगा कि जो 5 इथेरियम का ट्रांजैक्शन विक्रम को अमन के द्वारा किया गया है ये ट्रांजैक्शन सही है और अमन ने कोई फ्रॉड नहीं किया है? अगर अमन ने 5 इथेरियम का ट्रांजैक्शन किया है तो क्या अमन के पास 5 इथेरियम हैं? ऐसा हो सकता है कि 2 ही हो, या अमन के पास जो 5 इथेरियम हैं वो उन्होंने विक्रम के अलावा 2 अन्य लोगों को भी ट्रांसफर कर दिए हों। क्योंकि आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में काम करती हैं और उनको अप्रूव करने के लिए कोई बैंकिंग सिस्टम वर्क नहीं करता, तो इसके अप्रूवल की जिम्मेदारी इनफैक्ट सबके पास आ जाती है। मतलब जो भी ब्लॉकचेन से जुड़े हुए मेंबर्स हैं वो सभी लोग इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज को जनरेट करने के लिए ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स ऐड करने पड़ते हैं, और ये जो नए ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में ऐड होते हैं इन्हें ऐड करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी के जनरेशन में ही केवल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना पड़ता, बल्कि जब एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में होता है तो उसके अप्रूवल के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो अब यहां पे कई सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में लगे होते हैं वो पैरेलली इन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव भी करते हैं। ये सारे लोग इन ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अमन 5 इथेरियम विक्रम को भेजेंगे ये सारे लोग जुट जाएंगे कि वो इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करें। अब इनको क्या पड़ी है, इन्हें क्या इसमें कुछ फायदा होने वाला है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो भी इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा उसे इथेरियम का एक हिस्सा मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पे। अब इसे अप्रूव करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने की होड़ मच जाएगी। सारे माइनर्स कोशिश करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को वो अप्रूव कर दें, क्योंकि जो अप्रूव करेगा उसे मिलेगा रिवॉर्ड।
लेकिन ये सभी इसे अप्रूव नहीं कर पाएंगे। अप्रूव तो कोई एक ही करेगा। सपोज करते हैं कि ए ने इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव करने के बाद उसे मिल गया रिवॉर्ड, उसे मिल गया फायदा। लेकिन समझिए कि मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान बहुत सारी बिजली खर्च होती है। अप्रूव केवल एक ही व्यक्ति कर पाएगा, रिवॉर्ड केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन ये प्रयास सारे करेंगे। मतलब बिजली का जो कंजम्पशन यहां हुआ है वो वेस्ट चला जाएगा। इस लिहाज से ये जो मॉडल है इसमें बहुत सारी बिजली बेकार में बर्बाद हो जाती है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। इससे एनवायरमेंट को नुकसान होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। लेकिन जो भी इसे सॉल्व कर लेता है वो अपने वर्क का प्रूफ देता है, और इसे ही कहा जाता है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसके लिए उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो प्रूफ ऑफ वर्क मॉडल में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। वहीं जो दूसरा मॉडल है, अगर हम उस पर बात करें, जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक, इसमें आखिर हमें आवश्यकता क्यों है कि सारे के सारे लोग ये अप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम किसी एक को ये काम सौंप देते हैं ना कि आप जो ट्रांजेक्शन अमन और विक्रम के बीच हो रहा है आप इसको अप्रूव कर दीजिए, और ऐसे व्यक्ति को हम कह देते हैं वैलिडेटर। तो जो वैलिडेटर है, अगर उसको ये जिम्मेदारी मिल गई कि आप ट्रांजेक्शन को अप्रूव करिए मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ऐसी पूरी संभावना है कि ये फ्रॉड कर जाएं या गलत इक्वेशन सॉल्व कर लें, गलत तरीके से ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर दें, तो कोई पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा, लेकिन आपको कुछ चीज स्टेक पे लगानी होगी। अगर आपने काम सही से नहीं किया तो आपको पनिशमेंट कैसे दी जाए? जो स्टेक पर आप लगाएंगे वो जब्त कर लिया जाएगा। स्टेक पर क्या लगा सकते हैं? इथेरियम की बात चल रही है तो इथेरियम स्टेक पे लगा दीजिए। जो वैलिडेटर बनना चाहता है उसके पास कम से कम 32 इथेरियम होने चाहिए। एक इथेरियम 11 लाख का है, मतलब ये करोड़ों की बात होगी। अगर आपने सही ट्रांजेक्शन अप्रूव नहीं किया तो आपको इतने इथेरियम्स वापस नहीं मिलेंगे, ये जब्त कर लिए जाएंगे। बाकी सब लोग ये देखते रहेंगे कि आपने जो वैलिडेशन किया है वो सही है या नहीं है। आप अगर वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आप अपने इथेरियम स्टेक पर लगाइए। जो जितने ज्यादा इथेरियम स्टेक पर लगाएगा उसके वैलिडेटर बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अब यहां पर सभी लोग ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई एक वैलिडेटर ऐसा करेगा। इस केस में जो इतना सारा इंफ्रा या बिजली की आवश्यकता पड़ती है वो नहीं पड़ेगी, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, कम बिजली का कंजम्पशन होगा और कम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा। तो आपने समझ लिया कि हाल फिलहाल में द मर्ज में क्या हुआ है। प्रूफ ऑफ वर्क के मॉडल को प्रूफ ऑफ स्टेक के मॉडल पे चेंज कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कैसे वर्क करेगा वही बात यहां पे अगेन बताई गई है। ये डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसे अप्रूव करे, तो माइनर्स इसको अप्रूव करते हैं। माइनर्स अप्रूव करने के लिए जो मैकेनिज्म ऑप्ट करते हैं उसे प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म कहा जाता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल सॉल्व किए जाते हैं, कटिंग एज कंप्यूटर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं जाइजेंटिक माइनिंग फार्म्स, जो ऊपर से देखने में आपको ऐसे दिखेंगे। बहुत बड़ा इंफ्रा बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं जो ये पजल्स सॉल्व कर सकें। अगर आप इन्हें अंदर से जाके देखेंगे तो मशीन्स का ऐसा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो लगातार काम करता रहता है माइनिंग के लिए और इन पजल्स को सॉल्व करके ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के लिए और रिवॉर्ड्स गेन करने के लिए। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम प्रूफ ऑफ स्टेक के मॉडल पे चले जाएं तो। क्रिप्टो फार्म्स की ये जो पूरी लीक है, हमें इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। एनर्जी पजल्स जो सॉल्व किए जाते हैं इन माइनिंग फार्म्स में, इन्हें क्रिटिसाइज इसी बेसिस पे किया जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, तो बहुत ज्यादा माइनिंग भी की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ता जाता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है। एक दिन में बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो उसे माइन करने के लिए जितनी बिजली खर्च की जाती है वो एक साल में जो बांग्लादेश बिजली खर्च करता है उसके इक्विवेलेंट होती है। आप समझ सकते हैं कि इससे एनवायरमेंट का कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। नया चेंज जो मर्ज में आ रहा है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर है। वही बात कि आपको कुछ स्टेक पे लगाना है और आप बन जाएंगे वैलिडेटर। वैलिडेटर रैंडमली बनेंगे इसके बेसिस पर कि किसने क्या स्टेक पर लगाया है। आप अपने कॉइन स्टेक पर लगाएंगे तो इससे हमें फायदा हो जाएगा। इसके माध्यम से जो माइनर्स का पूरा एक चेन है वो हम रिप्लेस कर देंगे। कम से कम आप माइनिंग करिए, नए कॉइन्स को जनरेट करने के लिए वैलिडेशन में सभी लोगों का रोल नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसीज में प्रूफ ऑफ स्टेक का मॉडल कार्डानो और बिनांसे कॉइन और सोलाना जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इथेरियम बिटकॉइन जैसा ही एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। बिटकॉइन जैसे ही ये डिजिटल मनी है जो कि डेटा फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने समझ लिया। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।